जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3200। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये खबर कि येजिविन ने 4 प्रांतों को शांत कर दिया है, जल्द ही पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी हरकतें बहुत बड़ी थी। पूरे पूर्वी क्षेत्र में केवल कुछ ही प्रांत थे, लेकिन येजिविन ने अकेले ही 4 प्रांतों को सील कर दिया था। ये कैसे ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। हालांकि यह विदेशी सहयोगी सेनाओं के खिलाफ लड़ने में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण था। येजिविन की एक बार में 4 प्रांतों पर विजय ने फिर भी नए पदोन्नत गश्ती दूत का ध्यान आकर्षित किया। यदि ये तथ्य न होता कि जिस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया वह युद्ध सम्राट की तरह एक अनुभवी सम्राट था, तो इसकी बहुत आलोचना होती। हालांकि उन्होंने युद्ध सम्राट की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की। वे येजिविन के बारे में बहुत चिंतित थे। अपनी वापसी के पहले 3 वर्षों में येजिविन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, जिससे कई लोगों को लगा कि वह बस इतना ही था। हालांकि 7वां क्षेत्र प्रभावशाली था, लेकिन चारों प्रांतों को पूरी तरह से जीतना आसान नहीं था। वह निश्चित रूप से 4 प्रांतों के मामलों में शामिल होगा और कोई नहीं जानता था कि उसे बाहर निकलने में कितने साल लगेंगे। हालांकि वास्तविकता वह नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। येजिविन ने 3 साल तक कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो यह एक नरसंहार था। खून नदी की तरह बह रहा था और थंडर झील के लोग इतने डर गए कि वे अपने घरों को लौट गए। लाइट कबीले, डार्क कबीले और स्टोन कबीले सभी मारे गए और केवल नागरिक बचे थे। इस बिंदु पर 4 प्रांतों के भीतर मानव जाति का कोई भी विरोधी नहीं रह गया था। मानव जाति का उत्थान अजेय था। इस समय हर किसी को अंततः ये समझ में आ गया कि येजिविन निष्क्रिय नहीं था, बल्कि उन बेवकूफों द्वारा उसे कोई बहाना देने का इंतजार कर रहा था। विशेष रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के शासन के तहत मध्य क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में कई शक्तिशाली लोग थे। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। येजिविन फॉर्चून गॉड राजवंश के आदेश के साथ आए और डार्क कबीले, स्टोन कबीले और लाइट कबीले ने खुले तौर पर विरोध करने का साहस किया। हालांकि उनमें येजिविन को मारने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वे आज्ञा मानने का दिखावा कर सकते थे। ये भी इन स्थानीय शक्तिशाली कुलों का सामान्य तरीका था और उन्होंने येजिविन के खिलाफ एकजुट होने का साहस भी किया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येजिविन उनसे भी अधिक क्रूर होगी। उसने इस बहाने का इस्तेमाल उन सभी को मौके पर ही मारने के लिए किया और 3 कुलों के उच्च पदस्थों का वध कर दिया गया। चारों प्रांतों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके विरुद्ध लड़ सके। फॉर्चून गॉड राजवंश के खिलाफ सेना में शामिल होने का अपराध कोई बड़ा नहीं था, लेकिन ये छोटा भी था। आखिरकार कोई वास्तविक विद्रोह नहीं था और यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि शासक इसे कैसे देखता है। लेकिन अब येजिविन स्पष्ट रूप से अधिकार के प्रतीक के रूप में मुर्गे के पंख का उपयोग कर रहा था और इस मामले को तूल दे दिया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, विशेष रूप से पूरे डार्क प्रांत को अपने निजी क्षेत्र में बदलने की डार्क रेस की कार्रवाई। इस तथ्य के अलावा कि प्रबंधन करने के लिए बहुत सारे अत्याचारी थे, उच्च पदस्थ उनके साथ कोई संबंध कैसे नहीं रख सकते थे। ये बात बहुत से लोगों को समझ में आ गई। हालांकि येजिविन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उन सभी को नष्ट कर दिया और चारों प्रांतों को अपने अधीन कर लिया। इस मामले ने कई लोगों को सकते में डाल दिया था, चरम सीमा तक साहसी। ये खबर सुनकर कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया थी, येजिविन की हरकतें बहुत तेज थीं। उन्होंने थोड़े ही समय में चारों प्रांतों को शांत कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें निरीक्षण करने का कोई समय नहीं दिया। अगर कुछ लोग बीच बचाव करना भी चाहे तो उन्हें मौका नहीं मिला। जल्द ही येजिविन को पता चला कि इन कुलों के पीछे कितने लोग थे। 4 प्रांतों को शांत करने के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश के विभिन्न विभागों से कई फटकारें आईं। जाहिर है येजिविन के कार्यों ने इन लोगों के हितों को प्रभावित किया था।
और इन घटनाओं के पीछे बड़े लोग थे जो अपने पैरों के बल से फॉर्चून गॉड राजवंश को उलट सकते थे। तो यह ऐसा ही है। वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश अंदर से सड़ना शुरू हो गया है, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। माउंट बुजो पर रेन हुआंग और फेगई कबीले के लोग दिव्य दरबार में एकत्र हुए थे। वे तीनों एक बादल के बिस्तर पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें डांटने आए हैं, बहुत परेशानी होगी। भविष्य। रेन हुआंग सिरदर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। भले ही वह सम्राट बन गया था, फिर भी कई चीजें थी जो वह अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता था। वह अन्य छोटी दुनियाओं के अन्य सम्राटों की तरह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सका। डरने की कोई बात नहीं है, वे खुले में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। इस मामले में फॉर्चून गॉड राजवंश के बड़े लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। उन्होंने केवल फॉर्चून गॉड राजवंश के नाम पर फटकार जारी की। ये जिवेन को अपराध करने, उनके क्षेत्र में निर्दोष लोगों की हत्या करने और अन्य बकवास के लिए फटकार लगाने के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि वे सीधे उपस्थित नहीं हो सके। आखिरकार यह एक अघोषित नियम था। चूंकि यह एक अघोषित नियम था, इसलिए वे इसे जोर से नहीं कह सकते थे। हालांकि ये जिवेन ने इन फटकारों को दिल पर नहीं लिया, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजें भी सीखी जो वह पहले नहीं जानता था। फॉर्चून गॉड राजवंश की कृपा ही मुख्य कारण थी कि ये कुल इन स्थानों पर विकसित और फल फूल सके। तथाकथित प्रबंधन करने में असमर्थ सिर्फ एक बहाना था। डार्क रेस ने फॉर्चून डिवाइन राजवंश को कुछ लाभ हस्तांतरित किए होंगे। यही एकमात्र कारण था कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश डार्क रेस के कार्यों पर आंखें मूंद सकता था। विशेष रूप से डार्क रेस द्वारा डार्क प्रोविंस को एक ऐसे स्थान में बदलने के बाद जहां केवल डार्क रेस ही रह सकती थी, इसने फॉर्चून डिवाइन राजवंश की संरचना को हिला दिया था। अगर इस तरह की बात बर्दाश्त की जा सके तो बहुत सी बातें बिना कहे ही स्पष्ट हो जाती। चुपके से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जिवेन उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि वह फॉर्चून गॉड राजवंश में प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से एक उच्च पद पर होता और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता। उस समय कई छोटे छोटे कबीले होंगे जो उससे सुरक्षा की मांग करेंगे। उनमें और अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ताकत सबसे अच्छी गारंटी थी। जब तक उन्होंने खुलेआम उस पर हमला नहीं किया और उसे बाहरी डोमेन में जाने के लिए मजबूर नहीं किया, तब तक बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता था। इसके अलावा वह जानता था कि इस बार उसने कई लोगों के हितों को प्रभावित किया है। हालांकि सबसे कड़ी सजा एक डिक्री थी। इसका मुख्य कारण युद्ध सम्राट की प्रतिष्ठा थी। इन पुराने साथियों को ये जिवेन की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध सम्राट का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से वे लापरवाही से कार्य करने का साहस नहीं करेंगे। ये शिवेन को भी यही उम्मीद थी। समय आने पर बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए उसे युद्ध सम्राट पर निर्भर रहना होगा। ये दूसरों से अलग नहीं था। अपनी मौजूदा ताकत से वह इतनी बड़ी प्लेट की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अनिवार्य रूप से उसे युद्ध सम्राट को लाभ हस्तांतरित करना होगा। उसे अचानक समझ आ गया, ये संसार शतरंज के खेल के समान था। फिर युद्ध सम्राट निस्संदेह शतरंज का खिलाड़ी था। हालांकि अब उन्हें बमुश्किल ही शतरंज खिलाड़ी माना जा सकता था, फिर भी पहले उन्हें शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध सम्राट ने उसे 4 प्रांतों की भूमि प्रदान की। ऐसा नहीं था कि उसका अपने गंदे काम के लिए किसी और का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था। वैसे भी उन्होंने अच्छा काम किया था। जहां तक बात की परेशानियों का सवाल है, स्वाभाविक रूप से युद्ध सम्राट उनकी देखभाल करेगा। कम से कम उसे सही तौर पर किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। मानव जाति ने 4 प्रांतों की भूमि जीत ली और युद्ध सम्राट को लाभ का एक और स्रोत प्राप्त हुआ। भूमि, साहचर्य, तकनीक और धन, ये खेती के 4 आवश्यक तत्व थे। साधारण लोग उन संसाधनों की कल्पना नहीं कर सकते थे जो इन थेरचों ने खेती के लिए उपभोग किए थे।
ये जिवेन की धन संचय करने की अनियमित पद्धति के अलावा अधिकांश थेरचों ने धन संचय करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया, चाहे वह उनकी जनजाति से हो या अपने स्वयं के संप्रदायों की स्थापना से। इसका एक बड़ा कारण पर्याप्त संसाधन प्राप्त करना था। समय आने पर ये जिवेन अनिवार्य रूप से इस रास्ते पर चले गए। ये संसाधनों का एक स्थिर स्रोत था और वह केवल मानव जाति पर भरोसा कर सकता था। यही कारण था कि वह मानव जाति को 4 प्रांतों को शांत करने में मदद करना चाहता था। यही उनकी नीति थी और उनका भावी सहायक भी। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। हालांकि मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या मानव जाति के पास अतीत में फॉर्चून गॉड राजवंश में कोई नहीं था? ये जिवेन ने पूछा। मानव जाति को इतनी बुरी तरह दबाया गया था, यहाँ तक कि लाइट रेस ने भी उन्हें धमकाया था। ये सही नहीं लगा। मूल रूप से वहाँ कोई था। के बाद मास्टर चला गया। वो व्यक्ति जो हमारी जाति की मदद कर रहा था अप्रत्याशित रूप से मर गया। मानव सम्राट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा नहीं होता तो मानव जाति का इस तरह अंत नहीं होता। अच्छा ऐसा है, ये जिवेन ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानव जाति को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। पता चला कि उनका बैकर गिर गया था। हालांकि ये जिवेन को हमेशा लगता था कि दूसरों की तुलना में खुद पर भरोसा करना बेहतर है। कभी कभी बाहरी ताकतों पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता था। सौभाग्य से गश्ती दूत वापस आ गया है। हमारी मानव जाति के लिए यह एक उत्तेजक भी है, फेगई शी ने कहा। ये जिवेन ने कुछ नहीं कहा। उनकी साधना में अभी भी कुछ कमी थी। अंततः ताकत अभी भी इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। मैं जल्द ही फॉर्चून गॉड की राजधानी जाऊंगा। मैं 4 प्रीफेक्चर के मामलों को आप पर छोड़ दूंगा। हालांकि मैंने पहले ही अधिकांश कांटों से निपट लिया है। बाकी के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रीफेक्चर से पहले स्थिति की स्पष्ट समझ होने पर वे संभवतः कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपको 4 प्रांतों की सेनाओं को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। समय आने पर मानव जाति के पास अपनी रक्षा करने की क्षमता होगी, ये जिवेन ने कहा। गश्ती दूत, जब आप फॉर्चून गॉड की राजधानी में जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। डार्क रेस, लाइट रेस, स्टोन रेस और थंडर लेक लैंड के मामलों के कारण मुझे डर है कि कुछ लोग आपके लिए परेशानी पैदा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फेगई शी ने जल्दी से कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि फॉर्चून गॉड की राजधानी क्या थी। ये संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश और यहाँ तक कि संपूर्ण फॉर्चून वर्ल्ड का मूल था। ये फॉर्चून गॉड राजवंश की राजधानी थी। कोई नहीं जानता था कि कितने विशेषज्ञ फॉर्चून डिवाइन राजवंश की रक्षा कर रहे थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की गहराई कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी बाहरी लोग कल्पना कर सके। फॉर्चून गॉड की राजधानी की तुलना में मानव प्रांत जहां मानव जाति स्थित थी, एक सुदूर और उजाड़ गांव जैसा था। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये जिवेन की ताकत उन्मत्त होने और अजेय होने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि फॉर्चून गॉड की राजधानी में वह कुछ भी नहीं था। जब तक उसके पास युद्ध सम्राट की ताकत नहीं होगी, वह फॉर्चून गॉड की राजधानी में निर्णायक स्थिति हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। मैं समझता हूँ, मैं वहाँ दीर्घकालिक विकास के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल फॉर्चून गॉड के मार्शल पवेलियन में अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इस बात को वह अच्छी तरह समझते थे। यही कारण है कि उसने फॉर्चून गॉड की राजधानी में युद्ध सम्राट का अनुसरण करने के बजाय मानव प्रांत में लौटने का विकल्प चुना। अच्छी बात है, फेगई शी ने सिर हिलाया। उसने फॉर्चून गॉड के मार्शल पवेलियन के बारे में सुना था। ये जिवेन जितना मजबूत होगा, मानव जाति को उतना ही अधिक लाभ होगा। बाकी मैं आप पर छोड़ दूंगा। मैं पहले निकल जाऊंगा। अगर कुछ है तो बस उस ज़ेड तावीज को कुचल डालो जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। मैं इससे महसूस कर पाऊंगा। ये जिवेन के बोलने के बाद वह क्लाउड बेड से गायब हो गया और रेन हुआंग और फेगई शी एक दूसरे को देख रहे थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें।
लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।